कालिदास के बारे में आप सब लोग कुछ ना कुछ तो अवश्य ही जानते होंगे। उनकी गिनती संस्कृत के महान कवियों और नाटककारों में होती है, परंतु उनके जीवन के बारे में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। वे 4वीं या 5वीं शताब्दी में राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे तथा उनकी राजधानी उज्जैनी में रहते थे। कालिदास को लेकर ऐसे तो बहुत कहानियां प्रचलित हैं, परंतु उनमें से ज्यादातर मनगढ़ंत हैं, यानी कि फिक्शनल हैं। उनमें से एक बहुत ही मजेदार कहानी आप सबने भी बचपन में जरूर सुनी होगी कि कालिदास बहुत बड़ा मूर्ख था, अपने गांव से उज्जैनी आया था। उज्जैनी की राजकुमारी का विवाह होने वाला था। अब राजकुमारी थी तो बहुत बड़ी विदुषी, परंतु थी थोड़ी मनचली। उसने कहा, मैं तो विवाह उसी से करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर सके, अर्थात जो शास्त्रों पर वाद विवाद में उसे हरा सके। अब पंडित निकले ऐसे विद्वान की खोज में। उन्होंने देखा एक व्यक्ति एक वृक्ष पर बैठा है। क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। लकड़ी काट रहा हूं, उसने कहा। परंतु वह जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? पंडितों ने पूछा। कालिदास, उसने कहा। अब ऐसे मूर्ख को देखकर पंडित बहुत हंसे। उन्होंने मजाक ही मजाक में इस मूर्ख को राजकुमारी के पास ला खड़ा किया। बोले, यह बहुत बड़ा विद्वान है, परंतु केवल मूक शास्त्रार्थ करता है, अर्थात संकेत से ही सब कुछ कहता है। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक तरफ राजकुमारी, एक तरफ कालिदास। राजकुमारी ने कहा, शक्ति एक है। कालिदास ने सोचा, यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उसने कहा, दोनों आंखें। राजकुमारी ने सोचा, यह द्वैत शक्ति में विश्वास रखता है, नर और नारी। राजकुमारी प्रभावित हुई। उसने कहा, तत्व 5 है। भूमि रापो अनलो वायु खम, माने अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर। तो जानते हैं कालिदास का क्या उत्तर था? कुमारी ने सोचा, कह रहा है पर प्रकृति एक है। राजकुमारी और प्रभावित हुई। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। राजकुमारी ने हार मान ली। राजकुमारी और कालिदास का विवाह हो। अब जब राजकुमारी को पता चला कि कालिदास कितना बड़ा मूर्ख है, उसने उसे घर से निकाल बाहर किया। फिर कालिदास को सरस्वती से वरदान प्राप्त हुआ और वह उस समय का बहुत बड़ा विद्वान बना। और भी बहुत सी कहानियां कालिदास के बारे में हैं, कुछ मजेदार, कुछ गंभीर। आज जो कहानी हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं वह ऐसी तो नहीं है, इससे थोड़ी भिन्न है, कुछ हटकर, परंतु सत्य है या मिथ्या यह तो कोई नहीं जानता। तो लीजिए, प्रस्तुत है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही
पर है। तुमने पहले से ही निकाल के रख दिए। तुम्हें पता था कि मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे आज भीगने का तनिक भी खेद नहीं। भीगती नहीं तो मैं वंचित रह जाती। चारों ओर द्वारे में घिराए थे। मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी घाटी की पगडंडी पर मैं नीचे नीचे उतरती गई। एक बार तो हवा ने मेरा अंशुक भिड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं कि तुम्हें सब बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और हार, तरह हल्का और सपने की तरह सुकुमारी। मैं चाहती थी कि आंखें में धरूं और आंखें मूंद दूं। मैं तो सारा शरीर ही भिगो रहा है माँ। इतना पानी बरसाने ने किया है। ईद की सुबह के बाद क्या था यह स्पर्श? गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ? यहीं रहने दो। माँ, आज के इस क्षण में कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने पहले कभी नहीं किया। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मंजर हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तब भी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखर को कहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का ऐसा मोह रहता है। क्या बात है माँ, तुम इतनी चुप क्यों हो? देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तुम हर समय करती हो, किंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई थी इसलिए शेर धान मैं फटा दी, या कहो कि तुम घर में अकेली थी और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे घर में रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहते हुए भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सभी कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि मुझे बताओ माँ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध लौटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, पहले तुम बताओ। अब जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों की पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीख रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं? इस तरह करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, किंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध, बताओ ना क्या बात है? ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। परंतु ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी ये आकृतियां मैंने यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। माँ, तुमने मुझे बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था, किंतु मैंने कहा है कि उसे कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेशा लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है।
यदि वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आवस्था करने का क्या अधिकार होता मैं है? कहती हूँ मुझे कोई अधिकार है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही माँ। तुम न कहो, मैं कहती हूँ। तुम्हारा जीवन आज तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ आज तुम्हारा तुम पर भी अधिकार नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपराध मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जानती हूँ माँ कि अपराध होता है, तुम्हारे दुख की बात भी मैं जानती हूँ, किंतु फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, कोमल, पवित्र, अनश्वर। हाँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती माँ? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। यह भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? इससे जीवन की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन। जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो यह है कि तुम भी ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उसे घृणा करती हूँ माँ, और ग्राम के अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है? किंतु मुझे है उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। हम जिएंगे हरीश रावत, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम अपने प्राण नहीं देंगे। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माता जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ? एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा, होगा ना? यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ आज भी? ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ा सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में डालकर लाओ। मैंने दूध अवता कर रखा है, अभी देखती हूँ। अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने भी घोड़ों पर जाते देखा। आप कहती हैं कि जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ऐसा बहुत विचित्र लगा। माज बहुत रुष्ट है। न जाने इसके रूही जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह गुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने इससे कहा, तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी मां की सी आंखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। सच, माज बहुत रुष्ट है। उन्हें अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। अन्यथा इस तरह भीग कर ना आती। आपको बात की बहुत चिंता रहती है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हर्ष नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? वैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का अभ्यास भी कर लेते हो। तुम्हें ऐसा लालच लगाते हुए लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूं। परंतु यह जिसे हरिण शावक को बाहों में लिए मेरी बाण से आहत हुआ है, इसका ये मेरी संपत्ति, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक न्याय अपराध का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, परंतु यह नहीं जान पाते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष।
और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल या आस्तरण पर इस घर के तल और आस्तरण हर शासकों के लिए नहीं है। परंतु तुम देख रही हो माँ, देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। तल और आस्तरण मनुष्यों को सोने के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। राजपुरुष दंतुक में ले जाकर देखता रहेगा। यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः तुम्हें इसका परिचय देना आवश्यक होगा। संभवतः राजपुरुष, अरे शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है जिनसे मैं हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था, वे कभी कालिदास है? हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेकर कभी कालिदास को जानता है। उज्जैन की राज्यसभा का एक व्यक्ति कालिदास को सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। इसीलिए उज्जैनी का राज्य उन्हें आज राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज्य में सम्मान देना चाहता है। राजकवि का मुझे आसन? खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? राज्य में राजकवि का आसन देना चाहता है। जितने वस्तु सूखने को फैला दिए हैं। आज शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कर रहा था? दूध पी लो। आशा करती हूँ यहाँ और किसी का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में मैं सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें दूध से नहला दूं? मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। कितनी निष्ठुर हो ना। राज्य में सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम दूध पी लो और जाकर थोड़ी देर अंदर विश्राम कर लो। मैं जैसी निष्ठुर हूँ, रहने दो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। लो, दूध पी लो। तुम सोच सकती हो माँ, आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ सोचने की शक्ति नहीं है। अब मुझे उठ जाने दो, मुझे बड़े काम पड़े। माँ, बैठी रहो। राज्य में सम्मान दे रहा है, तुम्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसके उससे निकट के लोगों ने कभी समझने का प्रयास नहीं किया, उसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। ठहरो माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वग्रह है? यहाँ आओ, क्यों तुम उनके बारे में उदारता पूर्वक नहीं सोच पाती? मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य दोष देखती है। तुम्हें उनमें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वह व्यक्ति आत्मसीमित है। उसे संसार में अपने सिवा किसी और से मोह नहीं है। इसलिए कि वे मातुल की गहुएं न हाँक कर बादलों में खो रहते हैं। मुझे मातुल से और उनकी गवों से क्या प्रयोजन है? मैं तो केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। बैठ जाओ माँ, आज मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ तुम मेरी बात समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। यह भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो क्यों वह तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा उदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबनाओं में बीता है। मातों के घर में उनकी कैसी दशा रही है। ऐसे साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? अब जब उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होती है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। अरे मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह जानती हूँ। उससे तुम्हारा केवल इतना संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह स्वयं से प्रेम कर सकता है, स्वयं पे गर्व कर सकता है। किंतु क्या तुम एक सजीव व्यक्ति नहीं हो? उसका या तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर न होगा और इस घर में एक समय के भोजन की
व्यवस्था भी न होगी। उस समय जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का किस प्रकार समाधान करेगी? फिर कह दो यह मेरी नहीं विलोट की भाषा है। अब तक का जीवन किसी तरह बीता ही है माँ, आगे का भी बीत जाएगा, किंतु आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं कर सकती। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जी से कोई संबंध नहीं। क्या हुआ है आर्य मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए इस तरह ये कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। यही तो कह रहा हूँ कि उज्जैनी से आचार्य आए हुए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं कि मैं ठीक ही कह रहा हूँ, आचार्य कल इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। दो रथवार और 4 अश्वरोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था कि हमारा गुप्त वंश के साथ संबंध है। तुम अपने भागने की बात कर रहे थे। उसी की बात कर रहा हूँ। तुम समझो कि इस तरह हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये कुलद्रोही कहते हैं मुझे सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। वे राजकीय सम्मान स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मेरी समझ में नहीं आता है इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, वरना कविता का मूल्य ही क्या है। मूल्य है आर्य मातुल, तभी सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल, वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे अपने साथ ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोकनीति में भी निपुण है। तुम इसे लोकनीति कहती हो तो मैं कहता हूँ लोकनीति और मूर्खनीति का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान, वो अपना मन भी बदल सकता है और फिर मन बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं, एक साधारण से कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, अब अभी तक यहाँ है और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था, जब तक मैं लौट के ना आऊं तुम आचार्य के पास ही रहना। परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। यही भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी सुन में आ गया और वह नहीं आया। किंतु क्या? मातुल मूर्ख है। बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो अवश्य ही तुम मूर्ख हो। बताओ आचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान है और तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप अरुण शाहब को गोदी में लिए घर की ओर चले आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया और प्रार्थना की कि हे कवि कुलगुरु, इस समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से आचार्य आए हुए हैं। सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका, मातुल के लिए जल ला दो। नहीं, मुझे जल नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा कविवर आपको उज्जैनी ले जाने के लिए आचार्य आए हुए हैं, राज्य की ओर से सम्मान होगा। सुनते ही रुके और बोले मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं इनके विरह में घुली जा रही हूं और चल पड़े। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं अनुनय करता हुआ इनके पीछे पीछे जाऊं या अध्यापकों को देखूं। अब इस निश्चय से कहकर आया था कि जब तक लौट के ना हूं आचार्य के पास ही रहना, और ये धुरी हिंचक की तरह मेरे पीछे पीछे चलाया। मातुल, मैं तो आपको समाचार
समाचार देने आया था। और मैं तुम्हें समाचार देने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप समाचार देने के लिए यहाँ चले आए और अभ्यागति वहां बैठे हुए। अब आप इतना कीजिए कि ये कविकुल शिरोमणि जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हूं इसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मेरा मन करता है जहां भी देखूं चोटी से पकड़ मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। कालिदास उस समय है वहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें वहाँ देखा है? हाँ, देखा है। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? नहीं, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता कि वे बोलते ही जाते और स्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी चतुराई है। चतुराई? इसमें चतुराई क्या है? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासी जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत बैठा है। राज्य के कर्मचारी आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना चतुराई नहीं। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका। मुझे विश्वास है उन्हें राजकीय सम्मान का भोग नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं चाहता। मातुल का या किसी का भी आग्रह उनके हट को नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अवरोध से संभव है कि वे यह हट छोड़ दें। हमारे घर में उसके हाथ छोड़ने से किसी को कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठे हैं। योग्यता केवल 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ देर पहले एक राजपुरुष के साथ उनका सामना हो चुका है। कटुता को तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। तो कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। मल्लिका, माँ, मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा। मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप। भावना, गिरे हुए मेघों ने असमय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय तो नहीं। तुम चले जाओ विलोम। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सह्य नहीं है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं।
क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यही है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूँ तुम इस समय बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। मैं इस समय कुछ सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। मैं तुमसे कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाए और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने अपने को तिल तिल कर गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जब जीवन भर के अभाव का प्रश्न उसके सामने है तो तुम सोचना नहीं चाहती? जैसा कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहा है। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, इस समय मुझे अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। और ये बातें मैं तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया। आशा कर रहा हूं वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं रहकर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्राह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्राह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं। रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की विलास भूमियां। यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। तुम मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो। जानता हूँ कि तुम्हें अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं? विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं होता। हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते हो। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ तो है नहीं जो तुमसे छिपा हो। आखिर विलोम है क्या? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। ये संदेह, सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। उस निकटता के अधिकार से
एक प्रश्न तुमसे पूछ सकता हूं? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो? एक दिन का व्यवधान हमें तुमसे बहुत दूर कर देगा ना? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति होना जो कल तक। मैं इस प्रकार की अनर्गलता श्रम में नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। अरे विलोमा! उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास आज स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले जाना है या मल्लिका? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? किसके जीवन में मैंने अनाधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं? संभवतः प्रश्न ही कुछ ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तो इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर ही लो। तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि तुम आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। आप संभवतः यह भी अनुभव नहीं कर रहे कि इस समय यहाँ एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता मैंने नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, जानता हूं, किंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो मल्लिका, किंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब तक के लिए क्षमा चाहते हुए। फिर उदास हो गए? देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोच लो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूँ ना? यहाँ तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते हो इस अवदार को ठुकराकर तुम यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर कोई रिक्तता छा गई। बाहर की संभवता बहुत कुछ सुना होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। चाहता हूं तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मेरी आंखें गीली इसलिए हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ के लोग तुम्हें समझ नहीं पाते।
इस सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहती हूँ। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेरे तो तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। तुम पूरी तरह समझ नहीं रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। यह क्यों नहीं समझते कि इस भूमि से तुम जो ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। ऐसी कोई भूमि नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। किंतु उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं होंगी। यह क्या आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि भी कर सकते हो। फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं मन में। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, यहाँ से जाकर भी तुम यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, इन सबको तुम अपने साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखने तुम्हारे पीछे मैं प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी। हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है तुमसे विदा नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो, ये प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। मल्लिका, मैं हूँ निक्षेप। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वही पहले सा ज्वर आता है अभी। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। ठीक से औषध भी नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल लाऊं। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वहां जाकर देखने व्यस्त है। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहाँ उन्होंने कई और काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पूर्व जो वर्षाई आए थे, उन्होंने मेघदूत और कुमार संभवम की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, किंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई थी। यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है।
इन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी जो व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा मल्लिका। सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती है। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत ही विदुषी है। हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन बड़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखें तो बुरा कुछ नहीं है, तो दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यह तो दुख है कि मेरे कहने पर तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप ना होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर आया है। माँ को औषध दे दूं? अभी आती हूँ। लगता है आज फिर बाहर से कुछ लोग आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। तो वैसे ही आकृतियां मैंने अभी देखी है, जैसे तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इन आकृतियों के संबंध में क्या कहती? कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? जो हुआ वह अच्छा ही था। परंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों हो उठा रे ऋषि? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। तो क्या हुआ? आपको भी अनिष्ट की आशंका हो रही है? वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें पहचान न पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इससे पूछ मंदिर आ सकती है। तुम पूछना? अच्छा मैं पूछती हूँ। सुनो, ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ। आप मेरे घर आई हैं? आइए। आप विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, बस यूं ही आई हैं। ग्राम प्रदेश में घूमती हुई हम यहाँ के घर देखना चाहती है और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती है। अरे भाई परिचय दे दूं। यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। और यह है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है और अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। हाँ, आप बैठ जाइए ना। बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई है। आप इस स्थान को क्या कहते हैं? किस स्थान को? इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ हम इस समय हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। तुम लोग इधर इसे क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ? प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो?
मुझे इतना ज्ञान नहीं है। देखो, हम ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र लगभग हमारे जैसे ही है। यहाँ के अपने जीवन की विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत ही साधारण है। यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। अब तुम समझ सकती हो कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। पर यहाँ आके तो हम दोनों निराश हो चुकी हैं। यहाँ तो कोई सामग्री है ही नहीं। अच्छा, यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसे वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभवम में लिखा है, भास्वती रत्नानि महौषधींश्च। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी है? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वो झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। चल। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चलो आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी कि जब तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। वैसे ही एक बार मैं वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी सब रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनि गूंजेगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब भी जो भी लिखोगे उससे मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, कि मेरा भी कुछ है। तो आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। और सोच नहीं पा रही कि तुम भी वही हो। मल्लिका, मुझे विश्वास है कि इस समय हम देवी मल्लिका के सामने खड़े हैं। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कबीर, राजनीति निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक। देव मातृगुप्त की महिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजूरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। आना चाहती है। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उपस्थित है। मेघदूत और ऋतु संहार आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं। और आप कह रहे हैं वे गुप्त राज की ओर से काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। हाँ, मातृगुप्त उनका नया नाम है। कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने प्रवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। इसे आपका आदेश मानते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। मैं समझता हूँ ये चारपाई द्वार के निकट होनी चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और चारपाई द्वार के निकट होगी। स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मेरे विचार में इसकी स्थिति उत्तर की ओर होनी चाहिए। तो अक्ष से सूर्य की किरणें सीधी मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से चारपाई को यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, चारपाई को यहीं रहने दिया जाए। इन
कुंभों को यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। मेरे विचार में एक कुंभ इस कोने में, दूसरा उस कोने में होना चाहिए। परंतु मैं समझता हूँ कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हो तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। ये वस्त्र वस्त्र भी गीले हैं, इस कारण इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? कि शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? यह तो मुझे याद नहीं। यह याद है कि ऐसा प्रमाण है? हाँ तो बड़ा संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। और संदिग्ध विषय होने के कारण वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। यह ठीक है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। परंतु यह चूल्हा, इस चूल्हे को यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा यहाँ की सभी वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ इन भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं तुमसे सहमत हूँ। हाँ, तो हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। मेरे विचार में हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। नहीं, अभी शेष है। क्या? ये चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो इसे हटा देना चाहिए। अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ, तुम नहीं? यही क्यों? क्यों का तो उत्तर नहीं। पहले मैंने तुमसे कहा है। लेकिन चौकी देखी मैंने तुमने। हटा दो। तुम हटा दो। रहने दो। अब चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। अनुस्वार हो गया? हो गया। क्यों? अनुराग से भी प्रेमू मंजरी बाहर पहुंचने वाली है। चलो अनुस्वार चलो। वह इस प्रदेश की सबसे सुशील, सबसे दिनी और सबसे भोली लड़की है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा हूँ। देवी जब से आई है तुम्हारे ही बारे में पूछ रही है। देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? अरे माते, अब आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए आसन उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। असुविधा को असुविधा न माने तो दूसरी बात है। और बड़े कुल की विशेषता ही यही आप होती है। चलिए, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया है आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? आप मुझे दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर आते जाते तो कहती रहे तो भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का, आत्मश्लाघा नहीं करता। परंतु हमारे वंश में प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु अपने रास्ते से भटक जाए तो देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे। जाकर एक बार देख। मैं पशुओं को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख। वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की। अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। आप चले, यहाँ के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अच्छा, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ अंबिका है, मल्लिका है। फिर भी मेरे लिए कोई कार्य हो तो कहला दीजिएगा। सचमुच बहुत सुंदर। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रहे। आप बैठ जाइए ना। बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही किस प्रकार आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लेंगे तो आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये न भी आते, परंतु
आग्रह के साथ यहाँ ले आई। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साफ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण कितनी दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। आपको असुविधा तो होगी इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं ये है। इसे आंखों में व्याप्त कर लेने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, परंतु इतना अवकाश कहाँ। कश्मीर की राजनीति इन दिनों इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर है ना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है, इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर ही साहित्य से तुम्हें अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मैंने उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायियों से कहकर मंगवाई है। मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि बचपन में तो उनकी संगिनी रही। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह होना स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उठने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में जाता है कि कहीं उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न पड़ जाए। बहुत प्रयत्न पड़ता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही हो। बैठे रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ से अपने साथ कुछ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव रहे। इससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य को देते हैं जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। और मैं नहीं चाहती कि उनका समय इस तरह नष्ट हुआ करे। इसलिए मैं यहाँ से अपने साथ कई कुछ ले जा रही हूँ। कुछ हरे शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यानों में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ क्रीड़ाक्षेत्र पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरवाले वहाँ निर्माण करेंगे। मुझे लगता है इससे अंतर पड़ेगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा घर बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। तुम चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जा सकती हूँ। मेरे साथ उज्जैनी से 2 कुशल स्थपति आए हैं। क्यों? आप बहुत उदार हैं, किंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी कि घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक दिनों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। माकुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। स्थपतियों से कहा है कि उज्जैनी से शिलाएं लाकर कार्य आरंभ कर दें। खेद इस बात का है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं नहीं रुक पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चले? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? तुम यहाँ किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो। मेरी माँ यहाँ है। ये कोई बाधा नहीं। तुम्हारी माँ यदि साथ चलने का प्रबंध किया जा सकता है। स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे और तुम वहाँ मेरी संगिनी के रूप में रहोगे। क्षमा चाहती हूँ कि तुम्हें स्वयं को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती, परंतु मैं तुम्हें इससे इतनी अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। तुमने उन्हें देखा है? हाँ, देखा है। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझोगी उसके साथ तुम्हारा विवाह हो सकता है।
क्यों? तुम्हारे मन में यह कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। माँ, इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो चलकर लेट रहो। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष बीत गए मुझे घुटते हुए। यह घर मेरे लिए घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं बंद रहती हूँ। अब तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ? परंतु तुम स्वस्थ नहीं हो माँ। तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। यह घर सदा से स्थिति में नहीं था। जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो प्रतिदिन लीपती मुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु ऐसे टूटी गिरी नहीं पड़ी रहती थी। परंतु आज तो अम्मा बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती है। ये सब इसलिए मैं देख रही हूँ कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो भी संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर ऐसा मत कीजिए। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा हो तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। इस समय और नहीं रुक सकती। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं इस बीच यहाँ चली आई। अच्छा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग मैं आपका कष्ट समझ सकती हूँ। आप भी जो भी संभव है मैं कर जाऊंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में मैं कहती थी उसके अंदर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और साकार रूप देख लिया। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? घर का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उसके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हें क्या चाहिए? राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई और कैसे उत्तरदायी हो सकता है? परंतु उसके यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति से घर का परिसंस्कार करा देगा। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? परंतु माँ, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पदधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं। चलो मैं स्वयं चलकर ग्राम में घोषणा करती हूँ। हमारे वर्षों के अभाव और दुख इतना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति घर का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश कहाँ है? ग्राम के लोग आज बहुत व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है।
अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी बहुत मूल्यवान थे आर्य लोग। ये और बात है कि किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। जाकर तुम्हें क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है फिर कोई पत्थर शेष ना रहे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। यह सच नहीं है। सच नहीं है? इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को स्वयं राजकन्या ने आदेश दिया है। उस आदेश का कुछ और अर्थ हो सकता है। और अर्थ क्या हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी बहुत मनोरंजक विषय है अंबिका कि राजधानी से आए राज परिवार के कलाकार यहाँ की प्रत्येक वस्तु की अनुकृतियां बनाए घूम रहे हैं। मैं तो समझता हूँ यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका तक शेष नहीं रहेगा जिसकी वे अनुकृतियां बनाकर नहीं ले जाएंगे। उस आदेश का ही तो दूसरा अर्थ हो सकता है। मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है, अर्थ बहुत स्पष्ट है मल्लिका। वे लोग यहाँ की प्रत्येक वस्तु को वैचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए वैचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो जहाँ वैचित्र नहीं वहां भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को अंबिका मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा। राक्षसी थी जो हर किसी को उसकी छाया में पकड़ लेती थी। मैं चाहती हूँ मैं वो राक्षसी होती तो बैठी रहो, विश्राम करो, बात मत करो। अरे भी लोग, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। हाँ मल्लिका, तुम अंबिका को अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल इसके मन को और अशांत कर देगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है, कालिदास ने आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता था अंबिका अभी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वह जिसे कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे आना नहीं चाहिए? मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है, जानता हूँ, किंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। उस स्थिति में आपका यहाँ रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही स्थान नहीं रह गया है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यहाँ ठहरने का आग्रह करें। मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। यह मेरा घर है, मैं नहीं चाहती कि समय आप यहाँ पर हो। माँ इसे कह दो कि समय यहाँ पर चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। माँ, मैंने कहा है आपसे लोग यहाँ से चले जाइए। माँ
कि मेरे कारण कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान सकता हूं? क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मैं जानती थी, आज नहीं तब से जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना है। परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। आज यह भरोसा नहीं रहा। संभवतः उसने कभी हमें मित्रता के योग्य ही नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ आरबिलो, इस समय यहाँ से चले जाइए, अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन किया करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं। हमें मधु की आवश्यकता नहीं, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा? अच्छा अंबिका, पर मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। मल्लिका आज भी रोती है उस व्यक्ति के लिए। वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कहीं शरण नहीं थी। सोचा जो भी हो, मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। जब दो पैरों पे चल लेता था तो भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। अब स्थिति ऐसी है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। ये जानता कि ग्राम प्रसाद में जाकर पैर तोड़ बैठूंगा तो कभी न जाता। अब पीछे से इन लोगों ने मेरा घर भी ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर ही नहीं टिकता। इन चिकने शिलाखंडों से तो वो मिट्टी ही अच्छी थी जो पैरों को पकड़ती तो थी। मैं तो घर के रहते बेघर हो रहा हूँ। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। वापस आकर बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? और तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहते घर की अवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि देवी प्रंग मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और इस घर के परिसंस्कार के लिए उसने स्थपतियों से कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग
आग जला दूं? नहीं, बरसात थम रही है, हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर तक पहुंच जाऊं तो वस्त्र वहीं सुखा लूंगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस। तुमने कुछ कश्मीर का समाचार सुना है? मैं हर समय घर पर ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए हुए एक आहत व्यक्ति का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और पुनः उज्जैनी चले गए हैं? नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता। मैं तुमसे क्या कहता था कि मैं जो कुछ कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी मैं झूठा हूँ। अब तो ठीक है। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तो तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, परंतु मैंने यह भी तो नहीं कहा था कि तुम यहाँ से जाकर कहीं का शासन भार संभाल लो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी थी, यद्यपि तुमने वे शुभकामनाएं स्वीकार नहीं की। मैं तुम्हारे जीवन में न रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, कि मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे? व्यवसायी कहते हैं उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु वारांगना का यह रूप भी तुमने देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं अब भी वैसे ही पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, वैसे ही मेघदूत से हाथ की पंक्तियों को पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव की कोश को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे भाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छुप जाता है जैसे चंद्र किरणों में कलम, परंतु दारिद्र्य नहीं छुपता, 100 गुणों से भी नहीं छुपता। छिपता ही नहीं, क्योंकि छा लेता है। 100 गुणों को छा लेता है, उन्हें एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने यह सब सह लिया, इसलिए कि टूट कर भी मैं अनुभव करती थी कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने जीवन को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज सुन रही हूँ कि तुम संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता की पहुंच से इस तरह वंचित कर दोगे? आज वैसा ही आषाढ़ का दिन है, वैसे ही मेघ गरज रहे हैं, उसी तरह वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही कि तुम हो, और वास्तव में मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वो मैं ही हूँ। देख रहा हूं तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ कितना बदला सा लग रहा है। यह संभव है परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। तुम बहुत ठीक गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो है नहीं। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। सब कुछ पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहां पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना अपरिचित लग रहा है। और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। किंतु कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं मल्लिका, तुमने नहीं बदला। किंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि यह घर मुझे कभी अपरिचित सा भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, किंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और आधी बातों से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। मैं आज उन सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं मैंने संन्यास ले लिया है, किंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं तो केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था, जिसे तोड़कर मैं यहां से गया। ये कुंभ, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप मैंने देखा था, वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। और मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि जब भी लौट कर आऊंगा सब कुछ वैसा ही होगा। देख तो लो कौन आया है। कोई भी हो सकता है। वर्षा का दिन है, वह चला जाएगा। हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। कौन था यह? कहा है ना, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ जाती है। किंतु मुझे इसका स्वर बहुत परिचित सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम थके हुए और अस्वस्थ हो, बैठ जाओ। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक ही कहती थी। मैं क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और यह आशंका निराधार नहीं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, किंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा। अभावपूर्ण जीवन की वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध देने की भावना भी थी, जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। किंतु मैं जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता।
मैंने बार बार स्वयं को विश्वास दिलाया कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझमें है। मैं स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। सम्मान मिला, अधिकार मिला। मैंने जो कुछ लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, किंतु मैं सुखी नहीं हुआ। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से बहुत भिन्न था। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पालूंगा और समान रूप से अपने को दोनों क्षेत्रों में बांट लूंगा। किंतु जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल नहीं आया और मैं खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। कश्मीर जाते समय मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मन में भय था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप धारण कर देगी। किंतु मैं आया। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। लोग समझते हैं मैंने वहां के जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, किंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभवम की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने हो। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने इतिहास को फिर फिर दोहराया है, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान न हुई। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, किंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा। वह सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, किंतु ये यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? उज्जैनी की व्यवसायी कभी कभार इस मार्ग से होकर भी जाते हैं और उनके पास ये रचनाएं मिल जाती हैं। मैंने कहकर मंगवाई है और इनके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। इतना समय धन एकत्रित करने के लिए बहुत रहता है। जो अभाव वर्षों से मुझे साधते रहे हैं मल्लिका, वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि लौटकर वर्षा में भीगता और भीग कर लिखता वह सब जो मैं नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है, किंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे वायु नहीं मिलती, ऋतु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था जब तुम राजधानी से वापस आओगे तो अपनी यह भेंट तुम्हें दूंगी और कहूंगी कि इन पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर यह पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए। फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए। तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है।
अनंत सर्गों के महाकाव्य की, इन पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? किंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अथ से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, किसके रोने का शब्द है ये? मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? फिर द्वार बंद, फिर द्वार बंद। दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, किंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आती तो द्वार बंद, लौट कर गए, फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि न जाना हो क्या हो गया। अभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हो, और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है, व्यक्ति नया नया सा लगता है। बंधु, क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो गिरने का, चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा थी। आओ। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए ये मुझे से घृणा है, किंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मैं क्या? मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो कालिदास का स्वागत तो आतिथ्य कर सकता है। नहीं, तुम कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी हमारी भेंट यही हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। जानती हो, वर्षों में कोई अतिथि घर में है और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। चलो देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। चला जाओ। इस घर से या ग्राम प्रांतों से ही सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय यहां से चले जाओ। क्योंकि तुम यहां लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार शाश्वत है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। किंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को अवसर दिया है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर नहीं रुका रहा। उसने औरों को सत्ता दी है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है ना?
क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाह रहे हो नहीं देख पा रहे। तुम चाहते हो कि मैं इस घर से चला जाता कि तो इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम इस घर में अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों बाद इस घर में आया है, आगे जाने आएगा या नहीं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ घिरे थे और असमय अंधेरा हुआ आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। और क्या सोच रहे हो? और सोच रहा हूं कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही है, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे तुम फिर अथ से आरंभ करना चाहते हो? मैंने कहा था कि फिर अथ से आरंभ करना चाहता हूं। वह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था। देख रहा हूं समय अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि क्योंकि समय प्रतीक्षा नहीं करता। से लोगों का योगदान है और हम उन सबसे आपका परिचय करा दें।
ये सेट्स, these are our most ambitious sets ever, और आशा करते हैं आप सबने सेट्स पसंद किए। भारती रामावर्जुला, सेट्स टीम पार्थसारथी मामरीगुड़ी गुजरात पल्ली, आलोक पठारी, ललिता राजगोपाल, राजाराम अच्युत नारायण, शर्वरी दीक्षित, मेकअप महेश्वर उमाशंकर, और सरिता सुंदरेश। बॉक्स ऑफिस प्रज्ञा भूसेकर, और दो लोग जो हमेशा पीछे बैठे रहते हैं, जिन्हें आप कभी देखते नहीं, लाइट्स पर संजय राजागोपालन, साउंड पर श्रीकर श्रीनाथ।